जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब खुश होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के हमारे पार्ट 6 की। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हम कहां तक पहुंचे थे। आपकी हर्यंक डायनेस्टी हमने पूरी खत्म कर ली थी। हर्यंकास को हमने पूरा फिनिश कर दिया था और आज हमें करना था शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, अब आपकी शिशुनाग डायनेस्टी क्या थी? आपको इसका थोड़ा अगर मैं बताऊं, इसकी आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलना, आपको केवल 1 मिनट का काम है कि इसका जो आपका रियल फाउंडर था वो शिशुनाग था। शिशुनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम शिशुनाग था, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम शिशुनाग डायनेस्टी पड़ा। और ये शिशुनाग क्या था कि आपके हर्यंका के एक रूलर का क्या था, कमांडर इन चीफ था। तो इसने अपने रूलर को मारकर और ये राजा किंग बन गया था। और इस डायनेस्टी का केवल आपको एक ही चीज याद रखने वाली है कि इसका जो सबसे पावरफुल रूलर था वो कौन था? कालाशोक। अशोक नहीं, कालाशोक। ये इसलिए आपका फेमस हुआ है इतना ज्यादा क्योंकि इसके टाइम पे आपकी क्या हुई थी? सेकेंड बुद्धा काउंसिल। सेकेंड बुद्धा काउंसिल आपकी इसके टाइम पे हुई थी। अब शिशुनाग डायनेस्टी के बाद हम देखते हैं किन्हें? नंदा। नंदा डायनेस्टी। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि जो एक बहुत बड़े एरिया में रूल करने वाले राजा होते थे जिन्हें एक तरीके से सम्राट कहा जाता था, अब यहां से आपके वो स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि नंदा डायनेस्टी की आपकी फाउंडेशन कैसे रखी गई। तो आपकी जो शिशुनाग डायनेस्टी थी उसका ही एक रूलर था और उसका आपका कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद ये आपका उनका कमांडर इन चीफ था जिसने अपने किंग को मौत के घाट उतारकर क्या बन गया? ये किंग बन गया। अब इस नाम को आपको बहुत याद रखने की जरूरत है क्योंकि इंडिया का या भारत का हम बोलें सबसे पहला सम्राट कौन था? आपका यही था। अब आप कहोगे सर सम्राट क्या चीज होती है? तो आपको मैं बताऊं, अगर कोई एक इंडिया है, जैसे इंडिया को हम डिवाइड करते हैं एक तो नदर्न पार्ट में एक सदर्न पार्ट में, तो जिसके पास या तो नदर्न का पूरा कंट्रोल हो या सदर्न का पूरा कंट्रोल हो उसे हम कहते हैं सम्राट। तो आपका इंडिया का सबसे पहला सम्राट यही है। कहीं कहीं आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हमारा पहला सम्राट है, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य आपका पहला ऐतिहासिक सम्राट है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी है। पर आपका जो ये महापद्मानंद है ये आपका पहला क्या है? सम्राट है इंडिया का। और इसने जो आपके पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने भी डायनेस्टीज थी ना सबको इसने उखाड़ फेंका, सबको हराया और ये वहां का सम्राट बना। अब इसके बारे में एक चीज और आती है। एक चीज क्या आती है तो मैं आपको बताऊं कि इसने सबसे पहले किसे जीता? कलिंगा। अब आप कहोगे सर कलिंगा में ऐसा क्या है कि आप इसे इतना हाईलाइट करके बता रहे हो? तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि कलिंगा आज का उड़ीसा है। जो आज का उड़ीसा है उसे ही हम क्या कहते हैं? कलिंगा कहते हैं। अब आप लोगों को अगर मैं थोड़ा बताऊं, आप लोगों ने कहीं अपनी बुक्स में स्टोरी सुनी होंगी या कहीं और सुनी होंगी कि अशोक को जो इंडिया का एक तरीके से अब तक का सबसे पावरफुल रूलर रहा है उसे भी कलिंग जीतने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और सालों लड़ाई चली थी जिसके बाद उसने कलिंग जीत पाया था। तो सर ऐसा कलिंग में क्या है? अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो आपका मगध पावरफुल रहा, एंशिएंट हिस्ट्री में मगध था, मेडिएवल में आपका क्या था? आपका दिल्ली थी, और अगर आप उसमें जाओगे तो आपके मद्रास वगैरह मॉडर्न में आपके पावरफुल रहे। सर कभी कलिंग का नाम नहीं आया, फिर इसको जीतना इसका इतना मुश्किल क्यों था? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये आपका पहला डेमोक्रेटिक किंगडम था। यानी कि जो आज में करंट डेट है ना, करंट में जो हम डेमोक्रेसी यूज करते हैं ये कलिंग में शुरुआत से ही थी।
तो वहां की जो रक्षा थे वो वहां के लोकल जो सिटीजन थे वो करते थे, इसलिए कलिंग को जीतना सबसे मुश्किल था आपका ये। इसने क्या किया, महापद्मानंद ने, कि कलिंग को जीता और वहां क्या बनवाई, सबसे पहले कैनाल्स यानी नहरें बनवाई। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले नहरें कलिंग में किसने बनवाई थी, तो आपकी बनवाई थी महापद्मानंद ने, और ये वहां से जिन की मूर्ति उठा के लाया था। अब जिन जो आप समझ रहे होंगे अलादीन के चिराग वाला जिन नहीं है, ये जिन आपके कहते हैं महावीर स्वामी को, ठीक है, जो जैन धर्म के आपके महावीर स्वामी हैं उनका ही एक नाम जिन था। तो वहां इनकी पूजा होती थी और ये अपने जीत के तौर पे यानी विक्ट्री सिंबल के तौर पे जिनकी मूर्ति को उठा के ले आया था। अब बात करते हैं इसको कुछ टाइटल दिए गए थे। तो अब इसको क्या क्या टाइटल दिए गए थे, तो इसको हमारे पुराणों में कई सारे टाइटल दिए गए हैं, जैसे अपरो परशुराम, एक रट और ईटीसी, ये कई सारे इसको ऐसे टाइटल दिए गए थे, पर ये दो आपके लिए सफिशिएंट है। समझ में आया। और ये रूलर ऐसा था कि ये कभी किसी ने इसको हराया नहीं है और इसने अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, इतना एक्सपेंड किया कि इसकी आर्मी में 2 लाख सोल्जर्स थे, 20,000 आपकी क्या थी, कैवेलरी मतलब जो घुड़सवार सेना होती है आपकी, और 5,000 एलिफेंट्स थे। समझ में आया। ये आपकी इसका पूरा डाटा था। यहीं से आपको पहला भारत का सम्राट मिलेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट सम्राट कौन हुआ, इसका लड़का धनानंद, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रूलर बना इसका लड़का धनानंद। अब ये धनानंद आपके केवल 2 कारणों से फेमस है। सबसे पहला कारण क्या था, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, यानी जो आपने सुना है ना सिकंदर, तो इसके ही टाइम पीरियड में सिकंदर का हमला हुआ था भारत में। और सेकंड, ड्यू टू इंसल्ट ऑफ कौटिल्य। अब यहां कौटिल्य कौन थे, आपने सुना होगा चाणक्य, जो आपने सुने हैं ना, वही आपके उनका ही नाम कौटिल्य है और उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। तो इनकी इंसल्ट की वजह से ये फेमस हुआ है, जो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी होगी। और एक आपका इसके ही टाइम पे इन्वेजन हुआ था अलेक्जेंडर का। अब अगर हम बात करें इंसल्ट ऑफ कौटिल्य की, तो आपका क्या हुआ था कि आपने सुना होगा या देखा होगा, चाणक्य जो था वो बहुत ही एक माइंडेड, यानी उसमें बहुत दूरदर्शिता की एक सोच थी, बहुत आगे की सोच के चलता था और वो बहुत बड़ा देश प्रेमी भी थे वो। तो उन्होंने ये चीज देखी कि अलेक्जेंडर पर्सिया, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया ऐसी सिविलाइजेशंस को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इन्हें इंडिया की सिक्योरिटी की चिंता हुई। तो ये पढ़ाते थे आपके तक्षशिला में, ये वहां के हेड प्रिंसिपल थे। अब तक्षशिला आज का कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। तो उस टाइम सबसे पावरफुल जो आपका डायनेस्टी थी वो यही थी पूरे नॉर्थन इंडिया में। तो चाणक्य इनके पास पहुंचते हैं और इन्हें पूरा बकायदा मैप और ग्राफ से जो उन्होंने पूरी एक तरीके से प्लानिंग बनाई हुई थी, इन्हें दिखाई धनानंद को। तो धनानंद ने इनके बाल पकड़ के इन्हें बाहर फिकवा दिया था और तब इन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक मैं तुम्हारी जगह किसी दूसरे अच्छे शासक को ना बैठा दूं, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और इसीलिए जब तक चंद्रगुप्त मौर्य आपके राजा नहीं बन गए थे, इन्होंने वो चोटी अपनी नहीं बांधी थी। समझ में आया। तो यहां एक तो कहानी इसलिए ये फेमस है और दूसरा आपका अलेक्जेंडर की वजह से। अब अलेक्जेंडर की वजह से क्यों फेमस है, तो हम बात करते हैं कि जब अलेक्जेंडर का 325 बीसी में हमला हुआ, तो क्या था आपका
कि इंडिया, आपको पता है, इस सिचुएशन में नहीं था कि अलेक्जेंडर को फेस कर सके, और अलेक्जेंडर बहुत पावरफुल आर्मी लेके वहां से निकलता जा रहा था। तो जब वो आया तो सबसे पहले आपको पता है कि जो इंडिया की ये बॉर्डर है, तो यहां आपका 2 स्टेट पड़ते थे। जहां ये झेलम रिवर है, इसके इस साइड आपका पड़ता था तक्षशिला, तक्षशिला, और इस तरफ पड़ता था पुरु प्रदेश। अब यहां का आपका रूलर थे पोरस, आपने सुना होगा इनके बारे में, और यहां के रूलर थे अंबिक कुमार। तो ये दोनों क्या थे कि रिलेटिव थे, ठीक है, रिलेटिव तो थे, लेकिन आपस में दोनों की बनती नहीं थी। और उस टाइम झेलम रिवर का फ्लो इतना ज्यादा होता था, माउंटेन रिवर का, आज के टाइम जैसे पुल वगैरह तो होते नहीं थे, कि वो इनकी नेचुरल बाउंड्री शेयर करती थी। पर जब अलेक्जेंडर का यहां इन्वेजन हुआ तो आपके पोरस ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, अंबिक कुमार की तरफ, और बोले कि हमें अलेक्जेंडर को इंडिया में जाने से रोकना होगा। पर आपका जो अंबिक कुमार थे, इन्हें इंडिया का पहला गद्दार, ट्रेटर कहा जाता है। जैसे आपने सुना है ना, जयचंद के बारे में आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। सेम अंबिक कुमार ने क्या किया कि पोरस के जगह आपके किससे हाथ मिला ली, अलेक्जेंडर से, और उनकी सेना को आपके झेलम रिवर क्रॉस करा दिया। तो जब झेलम रिवर क्रॉस करवाया तो इसी झेलम रिवर के किनारे आपकी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ हाइडेस्पिडीज। अब ये हाइडेस्पिडीज क्या है? हाइडेस्पिडीज यूनानी लैंग्वेज में आपकी झेलम रिवर को कहा गया है, इसीलिए कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पिडीज, पर कहीं कहीं बैटल ऑफ बितिस्ता। अब सर ये बितिस्ता क्या है? तो बितिस्ता आपका झेलम का ही एंशिएंट नेम है, तो बैटल ऑफ बितिस्ता। तो अगर हम बैटल ऑफ बितिस्ता के बारे में इसके टाइम पीरियड में थोड़ा अगर बात करें तो ये 326 बीसी में लड़ा गया था। समझ में आया? 326 बीसी में आपका बैटल ऑफ बितिस्ता लड़ा गया। तो जब ये लड़ा जा रहा था तो पोरस की आर्मी बहुत कमजोर थी अगर हम कंपेयर करें अलेक्जेंडर की आर्मी से। पर जब अलेक्जेंडर की आर्मी यहां आई तो पोरस के पास क्या एक बेनिफिट रहा कि इसके पास अप्रोक्स 500 एलिफेंट्स थे, और अब आज के डेट जैसे एलिफेंट्स तो थे नहीं। अब आप समझिए कि 325 यानी कि लगभग 2300 साल पहले, तो हो सकता है मैमथ हो, हमें एलिफेंट लिखा है, उस टाइम के मैमथ जो आपके हाथी से भी मतलब 2 और 2.5 टाइम्स बड़े होते थे, उन्हें यूज करते हो। और दूसरी चीज, इन्हें कहा जाता था जंगी हाथी, यानी इन्हें बचपन से ही आपकी लड़ाई के लिए तैयार किया जाता था। तो ये बहुत ट्रेंड थे। लेकिन यूनानी आर्मी के पास क्या इसका ड्रॉबैक था कि यूनानी आर्मी ने कभी भी हाथियों को देखा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि ये कौन से जानवर होते हैं। अब भाई किसी चीज के बारे में अगर हमें जानकारी है तब तो हम उस चीज को फेस करने की कोई टेक्निक निकालें। हमें जब यही नहीं पता कि ये कौन से आपके जानवर हैं या कौन सा हथियार है, तो हम उनसे लड़ने की क्या टेक्निक निकालें। तो आपके जो ये हाथी थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और ये सैनिकों को और रथों को अलेक्जेंडर की आर्मी के पकड़ के और झेलम रिवर के फ्लो में फेंक देते थे, जिससे कि सैनिक आगे बहते हुए चले जाते थे। और एक टाइम अलेक्जेंडर की आर्मी हारने के कगार पे आ गई। अब यही आपकी कुछ पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं, अब उन्हें भी हम देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि हम रक्षाबंधन मनाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, ये अब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये मिथ है, पर ये इंडियन आपके हिस्ट्री में है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं कि पोरस हारा है, ये कौन सी हिस्ट्री में है? आपकी अंग्रेजों की हिस्ट्री में है। तो ये तो हमने देख लिया कि इस बैटल में आपका पोरस हार गया। अलेक्जेंडर उसकी वीरता से प्रभावित हुआ और उसने क्या किया कि उसे उसका किंगडम फिर से वापस कर दिया। ये तो रहा आपकी ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ से। पर इंडियन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कुछ कुछ बुक्स में हमें क्या मिलता है कि अलेक्जेंडर की वाइफ थी रॉक्सेन। क्या नाम था? रॉक्सेन। तो उसे पता था कि अलेक्जेंडर आपका पोरस से कभी नहीं जीत पाएगा, तो वो लड़ाई से पहले पोरस के पास गई और उसने एक उसके हाथ में धागा बांधा था उसे भाई बनाते हुए। तब आपका
पोरस ने उसे क्या किया था, कसम दी थी, वचन दिया था कि मैं आपके पति को नहीं मारूंगा। तो जब एक टाइम लड़ाई हो रही थी पोरस और अलेक्जेंडर की, तो पोरस ने अलेक्जेंडर को घोड़े से गिरा दिया नीचे, और जैसे ही वो हथियार उठाने वाला था तो उसे हाथ में कलाई में धागा दिख गया, जिसके बाद वो रुक गया और पोरस को आपका गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में अलेक्जेंडर ने उसे उसकी जमीन दे दी और वो दोनों दोस्त बन गए। समझ में आया? मैंने आपको दोनों हिस्ट्री यहां समझा दी है। इसके बाद अलेक्जेंडर आपका यहां आया चिनाब के किनारे, यहां उसने डेरा डाला। पर यहां से वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? तो इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है क्योंकि वो बरसात का टाइम था, इसलिए यहां क्या हुआ कि आपकी रिवर क्रॉस करना पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। और ये एरिया आप देख रहे होंगे, यहां पूरी साल आपका बर्फ जमी रहती है, तो यहां बहुत मुश्किल क्या हो रहा था, उन्हें रहना हो रहा था इस वजह से। दूसरी चीज, इन्हें अपने घरों से निकले 9 ईयर्स से ज्यादा हो गए थे। तो अब इतने ज्यादा दिन, अब अलेक्जेंडर को तो ठीक है कि उसका एम्बिशियस है बहुत ज्यादा कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है, पर उसके जो सैनिक थे उनका एम्बिशन थोड़ी था, तो वो किस लिए लड़ते? तो एक तो ये कारण बताया जाता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताया जाता है कि उनकी सेना ने हथियार डाल दिए थे कि पोरस की जब इतनी छोटी सी आर्मी थी तब हमें इतनी दिक्कत आई, और धनानंद के पास तो इससे रिलेटेड इतनी बड़ी आर्मी है और इसके पास तो 500 हाथी थे, या तो 5000 हाथी है, तो हमारा क्या होगा? तो इसीलिए यहां 325 बीसी में आपका अलेक्जेंडर वापस यहां से चला गया था, जहां बेबीलोना आपका कहां है, इराक में करंट में, वहां इसकी डेथ हो गई थी। अब इसकी डेथ से रिलेटेड भी आपके कुछ पॉइंट हैं, कैसे कि ये बताया जाता है, कोई तो कहता है कि ये जब वापस जा रहा था तो शक एक आपकी क्या होती है, सकास एक जाति है, जैसे आपके हूण होते हैं, आपने कालके मूवी देखी होगी, बाहुबली वाली कालके थे, वैसे ही जस्ट लाइक शक होते हैं। तो उन्होंने इस पे हमला कर दिया था जहां ये ज्यादा घायल हो गया था और इसकी डेथ हो गई थी। और कुछ लोग बताते हैं कि इसकी बीमारी की वजह से बेबीलोना में 33 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हो गई थी। खैर वो कुछ भी रहा हो, आपका इसकी डेथ हो गई। देन यहां आपका क्या हुआ कि 322 बीसी में चाणक्य ने आपका धनानंद को हटा के और राजा बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये कैसे राजा बनाया, इसे हम देखेंगे अपने अगले पार्ट में। ये भी आपकी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अपने अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।